बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टर्मिनोलॉजीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी और लास्ट टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हमने क्लास वाइंड अप की थी वो ये था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। जी बेटा, क्या था अब्दुल्ला डिफरेंस बता रहे थे हम लोग कल, यहीं पे हमने डिस्कशन खत्म की थी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क होता है? जी अब्दुल्ला। सर, स्टॉक हमारे पास हर चीज जो रिफाइंड पड़ी हुई है वो, यानी जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो स्टॉक है। और जो इन्वेंट्री है उसके अंदर हर वो चीज आ जाएगी जो एज अ रॉ मटेरियल है या जो हमारा कैश है। मुझे तो ये समझ आई थी। देखिए बेटा, स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स आएंगी। फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी आखिरी फॉर्म में प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर मोबाइल फोन बनाते हैं तो मोबाइल फोन जो फिनिश्ड फॉर्म में, पैकिंग फॉर्म में आपके पास पड़े हुए हैं वो आपका स्टॉक है। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री में प्रोसेसिंग से लेके फिनिश्ड गुड्स तक इंक्लूड होती है। यानी इन्वेंट्री इंक्लूड्स द स्टॉक बट स्टॉक डज नॉट इंक्लूड द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में स्टॉक भी शामिल होता है, जबकि स्टॉक का वर्ड अगर आएगा तो उसमें इन्वेंट्री शामिल नहीं होती। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, कुछ चीजें जो है वो पैकिंग डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, कुछ चीजें जो है वो आपकी अभी प्लास्टिक फॉर्म में पड़ी हुई है, कुछ चीजें आपकी रॉ फॉर्म में पड़ी हैं, कुछ चीजें आपकी मशीन के ऊपर लगी हुई हैं, मतलब मुख्तलिफ जगह पे पड़ी हुई हैं, तो वो सारी की सारी आपकी इन्वेंट्री है। जब भी हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री का मतलब होगा ऑल द थिंग्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। जब भी मैं स्टॉक की बात करूंगा इसका मतलब है कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिनिश्ड गुड्स ओनली। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फिनिश्ड गुड्स आएंगी, बाकी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये बात बेटा ध्यान में रखिएगा। ओके, आप आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। ये बेटा उसने आपको इन्वेंट्री की एक छोटी सी डायग्राम बना के दी है, जो मैंने कल हम लोगों ने 3 तरह के बिजनेसेस को डिस्कस किया था। एक मैन्युफैक्चरिंग थी, एक ट्रेडिंग थी और एक सर्विसेज थे। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो आपको समझ आएगी कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री का मतलब क्या है, कि मटेरियल जो उसके पास पड़ा हुआ है वो भी उसकी इन्वेंट्री में आएगा। वर्क इन प्रोसेस जो है, वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो मशीन के ऊपर काम हो रहा है। बाद दफा होता है ना, कपड़ा मशीन पे लगा होता है तो वो भी प्रोसेसिंग फॉर्म में होता है, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री में आएगा। और फिनिश्ड गुड्स भी आपकी इन्वेंट्री में आएंगी। जो चीज बन के आपने स्टोर रूम के अंदर रखी हुई है वो भी आपकी इन्वेंट्री में शामिल होगी। तो फिनिश गुड्स को हम अकेला स्टॉक भी कह सकते हैं और इन्वेंट्री में आपका स्टॉक भी शामिल होता है। ट्रेडिंग के अंदर बेटा उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, मैंने बोला था कि ये चीजें बनी बनाई खरीदते हैं और आगे फर्दर सेल करते हैं, तो बेटा वो जो चीजें आप खरीदोगे वो आपकी इन्वेंट्री है। इसी तरह बेटा सर्विसेज क्या होंगी? जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर, जो आपकी इन्वेंट्री होगी वो वो आपके पास इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल कुछ चीज आपने कोई आप टीसीएस का बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई 20-25 पैकेट्स आ गए जो आपने डिलीवर करने हैं। वो जो 20-25 पैकेट आपके पास आए हैं डिलीवर करने के लिए, जो आज आपने डिलीवर करने हैं वो आपका इन्वेंट्री होगा, क्योंकि वो वर्क इन प्रोसेस अभी आपने डिलीवर नहीं किए। तो इसको बेटा बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को ध्यान में रखिएगा, इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स वर्क इन प्रोसेस प्लस फिनिश्ड गुड्स। जी सर। ओके जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे बेटा, जो हमारा मेन टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, व्हिच इज हाउ टू prepare a cost of goods sold statement. This is the format of cost of goods sold statement. ये आपके पास बेटा एक फॉर्मेट है। जब भी आपको बेटा सीरियस स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ बेटा। आपने जिस तरीके के तहत इसको बनाना है, इसमें बेटा आप लोगों ने 5 स्टेप्स इंक्लूड करने हैं। वैसे बुक में वो 6 स्टेप्स कहता है, लेकिन आपने इसको 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करना है। वो 5 स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा मटेरियल को डील करना। नंबर 2 के ऊपर लेबर को डील करना। नंबर 3 के ऊपर एफओएच को डील करना। याद रखिएगा बेटा 5 स्टेप्स के अंदर ये स्टेटमेंट बनेगी। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 एफओएच, नंबर 4 वर्क इन प्रोसेस, जो आपकी वर्क इन प्रोसेस के अंदर चीजें होंगी, और नंबर 5 के ऊपर आपके पास फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगे। जब फिनिश्ड गुड्स आएंगी तो वो जो हमारे पास आंसर निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। लाजमी नहीं कि आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट पूरी की पूरी बनाने के लिए आए, पांचों के पांचों स्टेप। हो सकता है कि आपको मटेरियल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए जी प्राइम कॉस्ट निकालो। अब देखो, अगर प्राइम कॉस्ट निकालना हो तो सिंपल देखो, ये जो सिर्फ मटेरियल को डील किया और उसके अंदर जब आपने लेबर को ऐड किया तो दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो सिर्फ आपने स्टेटमेंट यहां तक बनानी है, उसके बाद ये खत्म होगी। आपसे कहा गया जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। अब ये देखो, इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने क्या ऐड किया? एफओएच को ऐड किया, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई।
5 स्टेप हैं बेटा, वंस अगेन मटेरियल, लेबर, FOH, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। इन 5 स्टेप्स को आपने याद रखना है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने मटेरियल को डील करना है। जब भी आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपने, ये देखिए जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, ये आपने कैलकुलेट करनी है कि डायरेक्ट मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ साल के शुरू में मेरे पास, अब सुनिएगा, साल के शुरू में मेरे पास 10,000 रुपए का मटेरियल आया, साल के एंड पे मेरे पास 1,000 रुपए का मटेरियल बच गया, तो कितना कंज्यूम किया मैंने? साल के शुरू में 9,000 का मैंने 10,000 का मैंने मटेरियल मंगवाया, उसमें से 9,000 का मैंने यूज कर लिया और 1,000 मेरे पास बच गया, तो कंज्यूम कितना हुआ? 9,000 बेटा, सिंपल 9,000 का सर। 9,000 आपका। और यही चीज हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है कि आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था आपके पास, आपने मजीद रॉ मटेरियल कितना परचेज किया और उसमें से क्लोजिंग माइनस कर देना आपने, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास वो आ जाएगा जो मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। ये वही वाली बात है कि 10,000 का मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने 5,000 का मजीद मंगवाया, कितना हो गया? 15,000, और साल के एंड पे मेरे पास बचा है 1,000 का। उमर अपना माइक बटन बंद करो। मतलब 10,000 का मेरे पास पहले पड़ा था, 4,000 का मैंने, 5,000 का मैंने मजीद मंगवा लिया, तो 15,000 हो गया। उसमें से मैंने कहा कि मेरे पास साल के एंड पे बचा 1,000, तो 14,000 जो होगा वो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो 2 स्टेप है बेटा, यही स्टेप यहाँ पे किया हुआ, ये देखें। ओपनिंग इन्वेंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम सिर्फ मटेरियल को डील करने लगे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास कितनी? 10,000 की। एड न्यू परचेजेस, उसमें आपने लाख रुपए का मजीद मटेरियल मंगवा लिया। अगर परचेजेस गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर तो इसमें ऐड कर दें। उमर बेटा अपना माइक म्यूट करें। आपने उसमें परचेज कर दिया, अब 1 लाख की बजाय आपके पास मटेरियल कितना आ गया? 1,10,000। ये वो मटेरियल है जो अवेलेबल फॉर यूज है, ये देखें, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। लाजमी नहीं कि क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा परचेजेस दी होंगी, हो सकता है कि सिर्फ आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री हो, हमने कुछ मजीद मंगवाया ही ना हो, तो नहीं ऐड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि उसने मटेरियल के बारे में आपको डाटा क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें से लेस कर दे क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी 1,10,000 का हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, उसमें से सिर्फ जो रिमेनिंग बचा वो 20,000 है, तो बाकी जो 90,000 है वो हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये देखिए आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया? 90,000। अब आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और आपको ये ऊपर से डाटा दे दिया जाए कि ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, परचेजेस इतनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इतनी है, तो कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पेपर में आए, हो सकता है इसमें से सिर्फ कुछ पार्ट आपको आ जाए, यार ये फलां चीज आपने सिर्फ निकालनी, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला क्या बना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये देखिए आपके सामने फार्मूला बन गया, तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा आपके पास। सेकंड स्टेप था कि आपने लेबर को डील करना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला है उसमें आपने ऐड कर देना है लेबर कॉस्ट को, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी कि जी हमारी लेबर कॉस्ट इतनी है, इतनी उसकी सैलरी, जो कुछ भी गिवन किया होगा वो आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं जी प्राइम कॉस्ट का फार्मूला क्या बना, तो बेटा क्या बना प्राइम कॉस्ट का फार्मूला? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर, यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आपने लेबर को सिर्फ ऐड कर देना है तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको ये भी कहा जा सकता है कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, सिंपल यहां तक कह दिया गया। तो आपको पहले 2 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा, उसमें आपने सिर्फ लेबर को ऐड कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा फिलहाल? एनीवन एनी क्वेश्चन? नो सर। जी बेटा फीमेल साइड से फिजा आयशा बेटा कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा रिपीट करते हैं। रिपीट कर दें एक बार। ये जो है लेबर वगैरह जो होगी ये सारी वैल्यूज आप गिवन होगी ना? जी बेटा ये गिवन होगी, लेबर कॉस्ट आपको गिवन होगी, जो भी इसके अंदर हेडिंग्स आ रही है ना वो सारी की सारी हेडिंग्स आपको गिवन होगी। आपने सिर्फ तरतीब वाइज उसको बनाना है, फार्मूला पुट करना है। जी हाँ जी, मतलब आपने इस तरतीब से इसको लिख देना है सिंपल। मतलब आपको ये अब वो डाटा आगे पीछे हो सकता है, लेबर में भी आपको एंड पे जाके दियो क्वेश्चन के अंदर, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसको एंड पे यूज करना है। आपको फार्मूला बताया जी कि हमने मटेरियल कंज्यूम्ड में लेबर को ऐड करना है तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आनी है।
तो पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, अब मे पॉसिबल आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड वैसे गिवन हो, आपको ये ऊपर भी कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर डाटा किस तरह का दिया। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे आगे जाके, वहां पे मैं आपको आइडिया दूंगा। अभी सिर्फ आप स्टेप सीखिए मैं क्या बता रहा हूँ। पहला स्टेप है बेटा डायरेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का। वो आपने कैसे निकालना है कि आपके पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री मीन जो पहले पड़ी हुई है आपके पास, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मे भी ये जीरो, लाजमी नहीं किसका डाटा मे भी ये जीरो हो। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन तो ना लिखें, उसमें आपने ऐड करना है परचेजेस को। तो मैंने 10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, तो उसमें हमने 1 लाख परचेज कर दिया, तो 1,10,000 मेरे पास वो मटेरियल है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। इस 1,10,000 में से मेरे पास एंड पे जाके 20,000 यूनिट बच गए। ये देखिए नीचे लिखा हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि जब मैंने खाता क्लोज किया तो 20,000 यूनिट जो थे वो स्टोर में पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि 90,000 हमने कंज्यूम कर लिए। तो देखिए उसने 1,10,000 में से 20,000 माइनस किया, तो ये जो 90,000 है ये वो यूनिट्स हैं जो आप कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने कितना मटेरियल इस्तेमाल कर लिया किसके अंदर, प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने बोला स्टेप नंबर 2 में आपने क्या ऐड करना है, लेबर कॉस्ट। डेफिनेटली बेटा वो प्रोडक्ट फ्री में तो नहीं बनी, आपने उसमें ऐड किया लेबर कॉस्ट को। तो वो आपके पास एक आंसर आया, लेबर कॉस्ट उसने दिए 60,000, 90,000 जमा 60,000, 1,50,000। ये जो 1,50,000 बना, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो आपको बोलना चाहिए कि सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो हमने निकाला था उसमें सिर्फ आपने लेबर को ऐड करना है, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आपने क्या करना है कि जो प्राइम कॉस्ट है उसके अंदर जितने उसने आपको एफओएच की कॉस्ट दी होगी, बिजली का बिल, रेंट, फला 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 फला, या हो सकता है कि उसने आपको एफओएच वैसे दे दिया हो एक फिगर के अंदर कि हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जितना, यहाँ पे उसने बोला जी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपकी 80,000 है। अब आपने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट के अंदर जब आपने एफओएच को ऐड किया तो वो जो आंसर बनेगा 2,30,000, ठीक हो गया। दिस आंसर इज कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखिए बेटा सिर्फ ये आंसर याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आपने लेबर को ऐड किया तो आंसर बना प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना है, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाल चुके हैं जिसके अंदर मटेरियल भी शामिल है, जिसमें लेबर भी शामिल है और जिसमें एफओएच भी शामिल है। तो यहाँ पे बेटा आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, मटेरियल, लेबर और एफओएच। ओके, आगे 2 स्टेप्स रहते हैं बेटा, मैंने बोला एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश्ड गुड्स। अब आपने करना ये है जी, अब ये देखिए बेटा वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, पहले ये देख लें बेटा। वर्क इन प्रोसेस वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो अभी फिनिश नहीं हुई, अभी सिर्फ प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं। मतलब किसी की पैकिंग हो रही है, किसी के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है, वो आपकी वर्क इन प्रोसेस है। तो आपने क्या करना है, 2 बेटा स्टेप है इसके, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आपने इसको चेक करना है। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में आपने ऐड कर देना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को और लेस कर देना है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को। यानी वर्क इन प्रोसेस के 2 स्टेप्स होंगे। जो आपने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है उसमें आपने ऐड कर देना है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को। यहाँ पे देखिए उसने दिया हुआ वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 30,000। तो 2,30,000 में आपने 30,000 जमा किया तो ये बना 2,60,000। अब इसका जो नाम सर ये 30,000 कहाँ से आ गया? ये बेटा डाटा गिवन होगा ना आपको, ये डाटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वहां से पुट कर रहा हूँ आपको। वहां पे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गिवन होगा, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपने सिर्फ यहाँ पुट करना है। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको स्केच समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूँ। उसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे से देखते हैं, वहां पे फिर आप पुट करके देखिएगा। ये सारा डाटा आपको गिवन होगा, सारा डाटा गिवन होगा। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी। आपने सिर्फ उसको तरतीब वाइज पुट करना है। ओके, अब आपके पास बेटा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें आपने ऐड किया वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग। तो ये देखें जो आंसर निकला उस आंसर को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यानी ये वो कॉस्ट है जो अभी मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी वो प्रोसेस के अंदर है। ये कितनी बन गई कॉस्ट हमारी 2,60,000। इसमें से लेस कर दें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की। तो अब देखिए 50,000 उसने डाटा दिया हुआ है, तो आपने 2,60,000 में से 50,000 माइनस किया, आंसर निकला 2,10,000। ये जो आंसर निकला दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पे वो कॉस्ट आ